अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़िए। एक सेंसिबल स्टूडेंट जिसको एग्जाम की फिक्र है, ये शर्त है कि उसको एग्जाम की फिक्र हो, उसको अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, कॉलेज जो पूरे दिन की एक्टिविटीज हैं, उनमें से किसी से पूछे बगैर खुद ही आइडिया हो सकता है कि उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज उसका टाइम वेस्टेज है जो उसको एंड पे नुकसान पहुंचाएंगी, और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो अच्छी हैं और एंड पे फायदा होगा। पता चल सकता है या पूछना ही पड़ेगा किसी से? पता चल सकता है। अच्छा, कैसे पता चल पा रहा होगा है? नहीं, आप मतलब स्टूडेंट ये क्या टेस्ट लगा रहा होगा या है तो मतलब उसकी नब्ज की रीडिंग चेंज हो जाएगी, उसको मैसेज आ जाएगा कि टाइम वेस्टेज था, या क्या थर्ड एम्पायर को अपील करेगा, क्या पता चलेगा? कॉमन सेंस? नहीं 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 है, फील होगा, उसको फील होगा। नहीं, रिजल्ट तो बात की बात है ना, वो भी है, चलो टेस्ट रिजल्ट भी हैं, फील होगा। और इसको एक और मैं अगर फीलिंग को एक्सप्लेन कर दूं तो क्या पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, या स्किन पे जलन महसूस हो जाएगी, या सर में खुश्की फील होने लग जाएगी? फील क्या है? दिल में फीलिंग्स पे, दिल। अब ये अगर एक लंबी लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन सी चीजें पास करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीजें फेल करने में रोल प्ले करेंगी, तो हाँ लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ लिस्ट फीलिंग से काम चलाया जा सकता है। लेकिन ये फील भी सिर्फ उसी को आएगी जिसको एग्जाम की फिक्र होगी, और जिसको एग्जाम की फिक्र नहीं है तो वो चिल कर रहा है, और वो अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज है जो उसको अभी फिलहाल मजा आ रहा है, और उसको कह भी दें कि एग्जाम का टाइम जाया हो रहा है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो मजा आ रहा है ना, एग्जाम का उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर लिस्ट, टू डू लिस्ट या डोंट्स वाली लिस्ट ना भी हो तो एक क्विक टेस्ट ये है कि दिल में फीलिंग आ जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि एग्जाम की फिक्र हो तो। मुस्लिम 6516 सैयदना नवाज बिन समान अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। मतलब आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे आप कहें कि जी बस एक दो लफ्जों में बता दें कि अच्छा स्टूडेंट क्या है, तो मैं कहूँ रेगुलर, या मैं कहूँ डिसिप्लिन, या ओबीडियंट, तो और कहीं बुरा स्टूडेंट क्या है तो टाइम वेस्ट करने वाला या नाफरमान, कीवर्ड्स। नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये नागवार हो, मतलब अच्छा ना लगे कि लोग उससे बाखबर हों। अब मैं और आप अपनी एक्टिविटीज की अगर लिस्ट बनाना चाहें ना, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे अभी वो पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो कि गाना सुनना सही है कि नहीं है, मतलब बुरा है या नहीं, या फ्रेंड्स या जस्ट फ्रेंड्स, इसमें क्या बुराई है, तो क्या ग्रो अप मैन, क्या ये तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये इन लोगों की सोची नहीं अभी तक आगे बढ़ पा रही है। तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो एंड की फिक्र ही नहीं है, फिर तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एंड की फिक्र है, और आप खासतौर पर हॉस्टल वाले बच्चे, खासतौर पर हॉस्टल वाले बच्चे, आपको अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी पता चल रही होंगी जो आप नहीं चाहेंगे कि घर में खबर हो, आप नहीं चाहेंगे, और हो सकता है आपको ब्लैकमेल भी कह के कर रहा हो कि देख लो घर बता दूंगा फिर, तो आप ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज जानते होंगे कि आप नहीं चाहते कि वो बाकियों को पता चले है। अब तो मैंने बात ही सारी खत्म कर दिया, तो स्पीकर ही ऑन नहीं है उधर तो। मेरी आवाज ही नहीं आ रही इधर। नहीं दोबारा नहीं, बता दिया जो बताना था है? तो इसलिए आप नहीं बस नहीं, दोबारा नहीं, तो इसलिए आपको उस लिस्ट का बिल्कुल पता होगा कि आप जो अपनी हरकतें नहीं चाहते कि घर वालों तक पहुंचे, तो इसका मतलब है कि उनमें कुछ गड़बड़ है, और आपको किसी से फतवा लेके ही ये साबित नहीं होगा कि वो गड़बड़ है, आपके दिल में पता चल जाएगा। तो जो बुराई होती है ना वो दिल में खटक जाती है, लेकिन शर्त यह है कि दिल में आखिरत की फिक्र हो। सवाल लिखें।
क्या जी? अच्छा, सवाल के साथ बताता हूं। डिविडेंड फॉर 2023, सवाल लिखवा रहा हूं। डिविडेंड फॉर 2023 हैज जस्ट बीन पेड। डिविडेंड फॉर 2023 हैज जस्ट बीन पेड। Dividends for last 4 years. Dividends for last 4 years are as follows. ईयर बताऊंगा और डिविडेंड पर शेयर बताऊंगा। 2023 का 8 रुपए 8, 2022 का 7.6, 2021 7.4, 2020 6.9। चले, ये 4 डिविडेंड हैं। और करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 75 है, 75 रुपए। के बताइए। जी, हमें ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा पहले तो डिविडेंड से। 8, 6.9, 3, 5.05, 5 भी ले सकते हैं। और क्या ही हो जाएगा, ये जो मैंने आपको 8 रुपए बताया ये D0 है, तो इसको D1 बनाना पड़ेगा। 75x डिविडेंड ही है। क्यों? क्योंकि हैज जस्ट बीन पेड। और 5.05%, 16.26%। और लिखें। हाँ जी, अभी तक इतने सवाल किए तो के ही निकालने में कोई मुश्किल परेशानी है? करंट डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड। Current dividend has just been paid. Current market price per share. 45 रुपए। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कल भी मैंने कहा था, ये FR1 में रेशियोज पढ़ी होंगी आपने, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, 20% और डिविडेंड ऑफ 7 रुपए पर शेयर, ₹7 पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड नेक्स्ट ईयर।
₹7 is expected to be paid next year. It is company's policy. It is company's policy to distribute 70% of profits as dividend. 70% of profits as dividend. क्या ही बताएं? केई कितना? केई जी, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेट. और के ई 7, ये D1 है 45 पॉइंट है. नेक्स्ट कहां डिक्लेयर हुआ है? अभी अभी पे हो तो गया है. ये ₹7 मैंने बताया नेक्स्ट ईयर इतना होगा. ये डिक्लेयर नहीं कहा. रीसेंट डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड. तो अगले साल का साल पहले थोड़ी डिक्लेयर कर देंगे. डिविडेंड मॉडल बहुत है. बाकी फिर पास पेपर के सवालों में भी इसकी प्रैक्टिस आएगी, लेकिन ये कई डिविडेंड मॉडल से बहुत कर ली प्रैक्टिस. अच्छा, एक बात नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर. बिजनेस का पहला साल था और उस साल में ओपनिंग इक्विटी यानी कैपिटल वगैरह लगाया होगा 50,000 था और पैट कमाया उस बिजनेस ने 10,000 और डिविडेंड बांट दिया इसमें से 70%. 7,000. तो रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग बन गई, क्लोजिंग इक्विटी बन गई 53. इस बिजनेस ने अपनी इक्विटी पे कितने % रिटर्न कमाया? 20%. और कितना प्रॉफिट रिटेन किया? 30%. ईयर 2 में चलते हैं. ईयर 2 में ओपनिंग इक्विटी कितनी? 53,000. अगर बिजनेस की नेचर ऐसी है कि ये अपनी इक्विटी पे 20% ही कमाता है, तो दूसरे साल में पैट कितना कमाएगा? 10600. और डिविडेंड कितना बांट देगा? 70%. 3180. पिछले साल डिविडेंड कितना बांटा था? 7,000. अगले साल बांटा इतना. डिविडेंड की अमाउंट कितनी ग्रो की? डिविडेंड की कितने % ग्रो की? 6%. अच्छा, ये 6% क्यों ग्रो हुई और ये इनटू ये क्यों किया? क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई है कि जो कमाएगी उसका एक कांस्टेंट % डिविडेंड बांटेगी. तो अगर बिजनेस की कमाई बढ़ेगी तो डिविडेंड भी बढ़ेगा. जितने % कमाई बढ़ेगी डिविडेंड भी उतने % बढ़ेगा. तो अगर बिजनेस जो कमाता सब बांट देता तो बिजनेस ग्रो ना करता. बिजनेस ग्रो तब करता है जब जो कमाता है उसमें से कुछ रिटेन करता है. यानी अब बिजनेस अगले साल इस पे तो कमाएगा कमाएगा, इस पे भी कमाएगा. यानी जितना रिटेन करेगा उस पे एक्स्ट्रा कमाई होगी, तो वो उसकी ग्रोथ है. 20% प्रॉफिट में से 30% रखा, उस 30 पे आगे फिर 20% और ग्रो कर गया, तो 30 का 20% 6%. तो ये इसलिए ये मॉडल बना हुआ है, जितना रिटेन करेंगे उस पे जितना कमाएंगे, इसका मतलब इतना और ग्रो करेंगे. तो ये ऊपर से जा रहा है तो बिल्कुल जाने दें. डिविडेंड मॉडल में दो ही शक्लें हो सकती हैं. या तो
कंपनी डिविडेंड दिया करेगी हर साल सेम, या फिर कंपनी डिविडेंड दिया करेगी और वो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा। और अगर वो कंपनियां जो ऐसे नहीं करती तो उनका केई निकालने के लिए डिविडेंड मॉडल नहीं लगेगा। फिर ये डिविडेंड मॉडल लग ही तब सकता है अगर कंपनी में ये क्वालिटी हो। तो डिविडेंड मॉडल बस। अब आते हैं कैपम पे। एक रिकैप फिर से। बिजनेस को फाइनेंस के सोर्स या तो ओनर्स ने पैसा दिया है, लेंडर ने पैसा दिया है। ओनर्स ने पैसा दिया है तो वो इक्विटी है, लेंडर ने पैसा दिया है तो वो डेट है। और वो पैसा बिजनेस को कॉस्ट कर रहा है। कॉस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उन इन्वेस्टर्स को पैसा वापस तो कल करना ही है, उस पर एक्स्ट्रा भी कुछ देना है। वो उन लोगों की नजर से देखेंगे तो रिटर्न कहलाएगा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉस्ट कहलाएगा। ये है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कैलकुलेशन हम सीखना चाह रहे हैं वो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्यों की बात बाद में। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम जानना चाह रहे हैं। अभी के हालात में, हमारी अभी की औकात में अगर हम पैसा रेज करना चाहते तो कितने % देते तो लोग पैसे देने पर राजी होते। यानी हम मार्केट में अभी लोगों की रिक्वायरमेंट जानना चाह रहे हैं। अब या तो उनसे पूछे जाके, तो किससे पूछे जाके? तो इसके लिए बुजुर्गों ने बना दिए फार्मूले। और उन फार्मूलों के पीछे अजम्पशन क्या थी कि हमारे डिवेंचर्स और शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो ऐसे सेट हुई होंगी, ऐसे डिटरमिन हुई होंगी कि इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की होगी अपने रिक्वायर्ड रिटर्न पे, तो मार्केट वैल्यू निकली होगी। तो हम उस मार्केट वैल्यू से उल्टा चल के उन लोगों का वो रिक्वायर्ड रिटर्न ढूंढना चाह रहे हैं। और सबसे आसान अल्फाज में बस कुछ फार्मूले हैं जो हम लगाना चाह रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ा रहा था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो रास्ते हैं, डिविडेंड मॉडल और कैपम। डिविडेंड मॉडल बहुत है, कैपम पे, और कैपम से बनता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये ना बीएफडी का एक बहुत एडवांस टॉपिक है, इसलिए मेरी लिमिटेशंस है। मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सा बता सकता हूं, तो इसमें ना बहुत गहराई में ना जाइएगा, मुश्किल पानी में आगे जाएंगे ना डूब जाएंगे। तो ये बीएफडी का बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी तशनीकी यहां रह जाएगी, तो बीएफडी में इंशाल्लाह जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत गहरा टॉपिक है, इसलिए जितना को मैं गहराई में लेके जाऊं बस उतने उतने से वापस आ जाइएगा, है जी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या कैपम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम मतलब बिजनेस अपनी नजर से देख रहा है तो उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह रहा है। इन्वेस्टर्स की तरफ से वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड पे पहले बड़ी बात की है मैंने, तो ये रिक्वायर्ड है। कैपम का एक फार्मूला है। अगर आपको सारी लंबी डिस्कशन मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, आपको कोशिश पूरी करूंगा कि आपके नन्हे नन्हे दिमागों के लेवल पे भी मैं समझा सकूं पूरी बात। अगर ना भी बात समझ आई तो एक फार्मूला है, वो फार्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब मैं करने ये लगाऊं कि आपको इस फार्मूले तक पहुंचाने लगाऊं। इस फार्मूले को समझाते समझाते डराइव भी कर दूंगा और कोशिश पूरी करूंगा जितना भी आपके लेवल पे नॉलेज पॉसिबल हुआ वो दे सकूं। एंड रिजल्ट ये है, ये फार्मूला है, इसमें ये फिगर्स पुट करनी है और के ही निकलना है। एंड रिजल्ट ये है, लेकिन जितना भी मैं कर सकता हूं आपको मैं समझाने के लिए पूरी बेस बना के देता हूं। कुछ टर्म्स सिखा रहा हूं, वो मैं जबानी बोलूंगा, आप अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ लिख लेना। पहली चीज, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। कुछ टर्म्स सिखा रहा हूं यहां तक पहुंचाने के लिए। एज एन इन्वेस्टर, अगर वो इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है और किसी मशहूर इलाके में, तो वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? बहुत डेवलप और मशहूर इलाका नहीं है। और अगर किसी दूर दराज शायद ये डेवलप हो जाए, शायद उस इलाके में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो रिस्की है। तो एज एन इन्वेस्टर जितना ज्यादा रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट में, रिटर्न की ख्वाहिश उतनी ज्यादा होगी। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, गवर्नमेंट कहे कि ये स्कीम में आप पैसा लगा दे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, इंटरनेशनली बात करूं, ठीक है, इंटरनेशनली, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स में पैसा लगाने में रिस्क कम ही नहीं है ही नहीं, मतलब सिर्फ कम नहीं है ही नहीं। देखें, इन्वेस्टर को क्या रिस्क होता है? पैसा डूब जाएगा तो सरकार को देने पैसा तो वापस हो जाएगा। भाई सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो नए छाप के दे देंगे, नए नोट प्रिंट हो जाएंगे। तो सरकार की स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने में रिस्क नहीं होता। तो जब उन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ही नहीं होता तो फिर दफा करो, रिटर्न भी क्या करना है? नहीं, रिटर्न तो होगा लेकिन वो कम होगा। यानी सरकार के पास पैसा इन्वेस्ट करने में लोग थोड़े रेट पे भी राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं है। तो सरकार की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाने से जो रिटर्न मिलेगा उसको रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स जिनमें रिस्क नहीं है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं, उनमें जो रिटर्न मिला करता है उसको आरएफ कहते हैं। इसको रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं, यानी आरएफ। और इसकी मिसालें रिटर्न
ऑन ट्रेजरी बिल्स। ये नाम लिखा मिल सकता है सवाल में आपको, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स में कोई पैसा इन्वेस्ट करे और उसमें जो रिटर्न मिला करता है उसको आरएफ या रिस्क फ्री रेट कहते हैं। तो एक टर्म हो गई आरएफ, एक इसमें से आपको आरएफ बता दिया। आरएफ है रिस्क फ्री रेट, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिटर्न मिलेगा। और सवालों में शायद आपको ये ट्रेजरी बिल्स के नाम से मिले, रिटर्न ऑन ट्रेजरी बिल्स। रिटर्न 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 हमेशा परसेंटेज होती है, परसेंटेज। जी उर्दू में पूछ रहा हूं दोबारा, मुझे नहीं समझ आई। पैसे अच्छा छापेगी, अच्छा ठीक है। अरे वो तो देखो बाद के असरात है ना, पैसा तो वापस कर सकती है ना गवर्नमेंट, इसलिए रिस्क फ्री है। ये तो बाद का मसला है कि पैसे और प्रिंट करेंगे तो मुल्क करेंसी की वैल्यू गिरेगी। अच्छा जरूरी नहीं होता कि पैसे छापने से वैल्यू गिरे, नहीं, नए नोट छपते ही हैं, डिपेंड करता है कि उसके बैक पे क्या है। तो पैसे नए अगर हवाई छाप रहे हो तो वैल्यू गिरती है, वरना पुराने नोट फट जाते हैं, नए छपते ही छपते हैं। तो इसलिए ये तो उसके बाद के असरात हैं। बात सिर्फ ये हो रही है कि गवर्नमेंट पैसे वापस करने के काबिल है, कर देगी पैसे वापस, तो रिस्क नहीं है। आरएफ लिखा, चले अगली चीज समझें जी। मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट क्या होता है? मार्केट है जहां पर कंपनीज जो उस मार्केट में रजिस्टर्ड हैं उनके शेयर्स बाय सेल हो रहे हैं, और जो लोग भी उन कंपनीज के शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हैं वो उस मार्केट में आ जाते हैं। अगर पूरी मार्केट में पूरी 3000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं तो उन सारी कंपनीज के शेयर्स रोजाना बाय सेल हो रहे होंगे, हैं सबके? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ रजिस्टर्ड हुई हो, उसके बाद वो डीलिस्ट होंगी तो होंगी, उनकी पूरी जिंदगी में किसी एक ने भी लिफ्ट नहीं कराई होगी उनके शेयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में प्राइस पता करना चाह रहे हैं, मोबाइल बेचना चाह रहे हैं अपना, और कह जी मार्केट से रेट लगवाया मैंने, तो क्या मतलब मार्केट से रेट लगवाया? कौन सी मार्केट? मोबाइल्स की मार्केट। चलें लाहौर में बैठे हैं तो चले चलते हैं हफीज सेंटर चलते हैं, चलें जिसको जो करीब पड़ता है। हफीज सेंटर में कितनी कोई शॉप्स होंगी अंदाजन? चलें 100-150 शॉप्स होंगी, तो आप उन 150 शॉप से जाकर रेट लगाएंगे, तो फिर कैसे कह रहे हैं मार्केट से रेट लगाया? अच्छा, उन 4-5 शॉप से रेट लगा के उनको ये क्यों कह दिया कि मार्केट से रेट लगवाया? क्योंकि वो मार्केट के अंदर है इसलिए। अच्छा ठीक है, मार्केट में प्राइस सेम चल रही होती है इसलिए 4-5 दुकानों से पता चल रही है, ठीक है। कोई सी भी 4-5 दुकानों से पता कर लें, फिर अच्छी अच्छी दुकानें, कैसे फैसला करें अच्छी अच्छी दुकानें? माहौल अच्छा हो। देखिए उस पूरी बिल्डिंग के अंदर अगर 100-150 शॉप्स हैं और उन 100-150 शॉप्स में से शायद 10 शॉप्स ऐसी होंगी जहां ज्यादा कस्टमर्स आ जा रहे हैं, यानी अगर पूरे दिन में टोटल 2000 ट्रांजेक्शन हुई हैं तो शायद उनमें से 1200 ट्रांजेक्शन उन 10 दुकानों के अंदर ही हुई हैं। बड़े दुकानदार हैं वो उस इलाके के, तो उन्हीं 10 दुकानों से पता कर लेना ही क्यों काफी है? क्योंकि वो एक बड़ा सैंपल है, जो उन दुकानों से रेट लगेगा वो पूरी मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये सैंपल का कॉन्सेप्ट, सैंपलिंग। ठीक है, चलें और थोड़ा सा कुछ साल आगे चलते हैं। आपने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप मार्केट में रुल रहे हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, और अब आपसे कहा जाता है भाई मार्केट की रेट सैलरी मिलेगी, या मार्केट में आजकल क्या रेट चल रहा है? तो नहीं स्टाइपेंड नहीं पूछ रहा, अभी तनख्वाह पूछ रहा हूं। तो है कितने कितने नए लोग, चलो फ्रेश क्वालिफाइड 1.5 से बस एवरेज तकरीबन 1-1.5 ही है, 1.5 कह लें चले। अच्छा ये कहें कि जी मार्केट में रेट ये चल रहा है, तो हफीज सेंटर की कौन सी दुकान से पता किया है? या आप डीएचए में चलें? नहीं सीरियसली पूछ रहा हूं, अब ये कहना कि मार्केट में सैलरी का ये रेट चल रहा है, अब कौन सी मार्केट? नहीं ये टर्म नहीं यूज हो रही होती मार्केट। हाँ तो फिर कौन सी मार्केट? कौन सी रिलेटेड मार्केट? उन कंपनीज को चेक करना पड़ेगा जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इस प्रोफेशन के लोग रखे जाते हैं, और पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं सबसे जाके पता करें। नहीं, पूरे पाकिस्तान में अगर 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं तो वो 4-5 कंपनीज जहां पर 500-600 चार्टर्ड अकाउंटेंट वहीं रच बस जाते हैं, उनसे ही रेट पता चला लेना काफी है। इसका मतलब है कि जब हम वर्ड मार्केट बोल रहे होते हैं तो उससे मुराद पूरी पॉपुलेशन नहीं होती, बस एक सैंपल होता है जिसके रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं। यहां तक बात आई समझ? अरे एवरेज बात हो रही है ना, एवरेज सेम ही होती है तकरीबन। चलो अब स्टॉक मार्केट वाली मिसाल पे वापस आते हैं। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस मौके पे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे अगर कोई, तो साल बाद
कितना रिटर्न कमा लेगा। अभी आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं ही बोल रहा हूं। अगर अभी कोई स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, स्टॉक मार्केट में, तो साल बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना कमा लेगा, तो उसको ये चेक करने के लिए पूरी 3000 कंपनीज के शेयर में पैसा लगाना जरूरी नहीं है। वो उन 40-50 कंपनीज में पैसा लगा सकता है जिसमें मार्केट में होने वाली ट्रांजैक्शंस में से मेजॉरिटी उन्हीं 40-50 में हो रही है। और ये 40-50 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो पूरी स्टॉक मार्केट में से वो कुछ कंपनीज का सैंपल कि पूरी स्टॉक मार्केट में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मेनली उन्हीं में हो रही हैं, उन कंपनीज के एक ख्याली कॉम्बिनेशन को मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। बहुत लंबी होगी बात। जिस तरह से हफीज सेंटर की बिल्डिंग में मौजूद 150 दुकानों में से 10 दुकानों के सैंपल को हम मोबाइल की मार्केट बोल रहे हैं, जिस तरह से हम पूरी कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्टर में से 20 कंपनीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मार्केट कह रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट का वर्ड नहीं बोलता, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो 15, 20, 50, 60, 100 कंपनीज, हम उनको मार्केट पोर्टफोलियो कहेंगे कि उन 50 कंपनीज में जो शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन मेजर पोर्शन वही है। यानी स्टॉक एक्सचेंज में से अगर यह जानना हो, जैसे कभी खबरों में पता लग गया कि स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट्स नीचे आ गई, उतने पॉइंट्स ऊपर चली गई, इधर को निकल गई, उधर को निकल गई, तो ये किसकी बेस पे कैलकुलेशन हो रही होती है? मार्केट पोर्टफोलियो। शायद आपने KSE 100 इंडेक्स का नाम सुना हो। तो ये पाकिस्तान में मौजूद वो 100 टॉप की कंपनीज हैं जिनमें ज्यादातर ट्रांजैक्शंस इन्हीं में हो रही होती है। इसको मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अगर आपको इतनी लंबी कहानी नहीं भी समझ आ सकी, तो पूरी स्टॉक मार्केट में से मौजूद उन कंपनीज का सैंपल, बस उन कंपनीज का सैंपल जिनमें मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उनको मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी अगर कोई इन्वेस्टर ये चेक करना चाह रहा है ना कि अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा दूं तो मैं साल में कितना कमा लूंगा, तो उसको सारी कंपनीज में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, उन सिलेक्टेड 100 कंपनीज में पैसे लगा दे, उनको मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसके बारे में आप जितनी को कहानी आप अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा वो लिख लें, फिर आगे चलता हूं। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा पूरी स्टॉक एक्सचेंज में लगाना चाह रहा है तो वो पूरी स्टॉक एक्सचेंज में लगाने की बजाय इसमें लगा दे, और अगर इसमें लगा देगा तो एक साल में कितना रिटर्न कमा लेगा, उम्मीद है, वो कहलाता है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और इसको प्यार से कहते हैं RM, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ये RM है। RM RF से ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा या RM? क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी मर्जी अच्छी कंपनियां हैं, बहरहाल रिस्क है, तो RM RF से ज्यादा ही होता है। मार्केट पोर्टफोलियो ये किसने किया यार? ये नहीं यार, ऐसे मार्केट पोर्टफोलियो RM RF से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने में बहरहाल रिस्क है, तो ये ज्यादा होगा। बस इसके करीब पहुंच रहे हैं। बस एक चीज है जी बीटा, और ये वो ग्रीक्स होते हैं ना, ये अल्फा बीटा गामा कैसे लिखते हैं? वो होते हैं, ये ग्रीक्स हैं।
तो पता नहीं ग्रीक है कि लैटिन है, जो भी है, तो बीटा, और इसका सिंबल होता है ये बीटा। अगर कोई और ये भी कहानी सुन लें तो उस कहानी में फिर, क्योंकि आपको बीटा गिवन होगा, क्योंकि बीटा की कैलकुलेशन वो तो बीएफडी में है, ये आपको बाहर लेने के गिवन ही होगा, तो उसकी भी कहानी मिसाल से समझाता हूं। मार्केट पोर्टफोलियो में केएसई 100 इंडेक्स है, तो चलिए पाकिस्तान में टॉप की 100 कंपनी शामिल है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल में कितना कमा लिया करेंगे? आरएम एक साल में इतने % कमा लिया करेंगे। और अगर किसी एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, पाकिस्तान में मौजूद कोई एबीसी लिमिटेड है, वैलिड ही नहीं होगा है? अरे मेरा सवाल तो सुनो। अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में मौजूद एक कंपनी एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर ले, तो उस एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमाएगा वो आरएम से कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है। यानी ये तो एक मार्केट है ना, सैंपल है, इनसे अच्छी कंपनियां भी हो सकती हैं, सारी कंपनियां भी हो सकती हैं। तो मार्केट पोर्टफोलियो तो एक कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन उसके अलावा हर इंडिविजुअल कंपनी को अगर अलग अलग देखेंगे तो इससे बेहतर भी हो सकती है। जिस कंपनी में रिस्क जितना ज्यादा होगा, रिटर्न उतना ज्यादा होना चाहिए। ये जो है ना रिस्क और अच्छा बुरा, दुख खुशी, ये एब्सोल्यूट चीजें नहीं होती, ये रिलेटिव होती हैं। जैसे आपके अगर घर वाले आपकी बेइज्जती करते हैं, तो मतलब आपकी खामियां बताते हैं, तो उनको आप में खामियां क्यों नजर आ रही होती हैं? है? क्योंकि खामियां क्यों नजर आ रही होती? पता उनको कैसे बताइए नहीं ये सही नहीं पढ़ने में? वो किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके बता सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ज्यादा पढ़ता है, कम पढ़ता है, नालायक है, नहीं है, तमीजदार है, कम तमीजदार है। कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, कंपैरिजन जिससे कर रहे होंगे वो उन्होंने कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा, तो उससे कंपेयर करके ही कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है। इसी तरह से रिस्क, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने पे कितना रिस्क है, ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताया जा सकता, ये रिलेटिव में बताया जाता है। ये बीटा किसी में इन्वेस्ट करने का रिस्क है, और इसको जो बताया जाता है वो इस तरह बताया जाता है कि मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा 1 है। 1 ₹1 एक दिन, 1% नहीं, जस्ट नंबर 1, डिजिट 1। तो किसी भी कंपनी का बीटा कैलकुलेट होता है, बीएफडी में होता है कैलकुलेट। अगर किसी कंपनी का बीटा 1.4 है तो इससे क्या मतलब होता है? नहीं, रिटर्न नहीं, रिस्क की बात कर रहा हूं। बीटा इज रिस्क, बीटा रिप्रेजेंट्स रिस्क। बीटा रिस्क है कि वो शेयर बीटा रिप्रेजेंट करता है रिस्क को। तो अगर किसी कंपनी एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का रिस्क 1.4 है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मार्केट पोर्टफोलियो से ज्यादा रिस्की है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी बस थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए कि मार्केट से 40% ज्यादा रिस्की है। 1.4। अगर किसी कंपनी का बीटा 0.9 है तो इसका मतलब है कि ये मार्केट पोर्टफोलियो से कम रिस्की है। तो बीटा रिप्रेजेंट करता है रिस्क को, और मार्केट पोर्टफोलियो का रिस्क चूंकि 1 है, तो किसी भी कंपनी का बीटा कोई भी नंबर हो तो 1 से कंपेयर करके फैसला होता है कि ज्यादा रिस्की है कि कम रिस्की है। तो बीटा मतलब रिस्क। अब आता हूं मैं यहां से मैं एक मिसाल देके ये ड्राइव करता हूं, एक मिसाल से समझाने लगा। आरएफ है 6% और आरएम है 10%। आरएम आरएफ से ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट पोर्टफोलियो में रिस्क है। एक कंपनी है ए, इस कंपनी का बीटा 2 है, यानी इसका रिस्क मार्केट से मतलब डबल है। 2 का मतलब है डबल है। तो अगर आरएम 10% है
और कंपनी ए में कोई इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क मार्केट से डबल है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले को कितना रिटर्न मिलना चाहिए? 20% एक जज्बाती आंसर है। फार्मूला तो आप नजर लगा ही लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि फार्मूला लगाएं, मैं सोच के ही बोलने को कह रहा हूं। सवाल यह है कि कंपनी जिसका बीटा 2 है, यानी इसमें रिस्क मार्केट से डबल है, तो इसका रिटर्न मार्केट के रिटर्न से डबल होना, यह जज्बाती आंसर, ज्यादा होना चाहिए। मार्केट का रिटर्न आरएफ से ज्यादा क्यों है? रिस्क की वजह से। तो मैं इस 10% के दो टुकड़े कर रहा हूं, 6 और 4। 4 मजीद क्यों कमाया जाएगा इस पे? रिस्क की वजह से। इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। इस ऊपर वाले 4 को मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। आरएम 6 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट में रिस्क है। रिस्क की वजह से कितना ज्यादा है? 4। तो कंपनी ए में क्योंकि रिस्क मार्केट से डबल है, तो उसका रिस्क प्रीमियम इससे डबल होना चाहिए, 8। तो 6 + 8 14%। तो ये कैपम ये कहता है, कैपम मॉडल जिन्होंने बनाया, कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको एक फार्मूला बना के दे रहे हैं, आप किसी तरह उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिस्क कैलकुलेट कर लें, वो इस फार्मूले में रखें, और इस फार्मूले का जो आंसर आएगा उतना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। मिलता है तो जाए चले जाए, लगा दें, इन्वेस्ट कर दें। यानी ये फार्मूला हमें बता रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इस फार्मूले का फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर अगर कंपनी ए में पैसा लगाना चाह रहा है, तो इस फार्मूले के अंदर वो आरएफ रखेगा, आरएम माइनस आरएफ रखेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, जिस कंपनी में भी पैसा लगाना है उसका बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, और जो आंसर आएगा, ये इस बुजुर्ग का मशवरा होगा कि उतने % रिटर्न मिलना चाहिए। मिल रहा है तो चले जाओ, नहीं तो रहने दो। अब ये मिल रहा है तो चले जाओ, वरना रहने दो। ये बीएफडी लेवल की चीज है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर करना। इस वक्त हम इसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि ये निकालना कैसे। तो कैपम के फार्मूले में केई या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ, इतना तो मिलना ही चाहिए था, रिस्क की वजह से कितना और मिलना चाहिए था, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय उस कंपनी का बीटा। और ये जो मैंने भी जबानी बात बोली है, यहां भी लिख देता हूं, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये फार्मूला मैंने इधर आपको सारा कुछ बता के ड्राइव करके देने की कोशिश की है, नहीं तो आपको ये फिगर्स पता होंगी, बीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। और सवाल में होना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि ये बीएफडी लेवल की चीज है, लेकिन चलो अगर कह भी दिया तो इसका पूरा नाम होता है इक्विटी बीटा। बीटा काफी है, लेकिन पूरा नाम इसका इक्विटी बीटा है जी। 2 4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। एवरेज है, हाँ एवरेज। ये जो आरएम है ये एवरेज होता है। आरएम भी निकालने के तरीके होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे गिवन होगा। आरएम, आरएफ, बीटा आपको गिवन होगा। सवाल लिखें। आरएफ 7% है, आरएफ 7% है, आरएम 16% है, आरएफ 7 है, आरएम 16% है। इक्विटी बीटा ऑफ कंपनी बी, इक्विटी बीटा ऑफ कंपनी बी 1.6 है। कंपनी बी का केई बताएं। जी 21.4। चले एक छोटा सा और कर दें। आरएफ 5% है, 5%, और मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% है, 8%, और इक्विटी बीटा ऑफ कंपनी ए, आरएफ बताया मैंने 5% और मार्केट रिस्क प्रीमियम बताया है 8%, और इक्विटी बीटा ऑफ कंपनी ए 1.7 है। केई बताएं उसका। जी
8 में से 5 माइनस नहीं करना। मैंने आपको ये सारा 8 बता दिया। पिछले सवाल में मैंने ये 16 बताया था, तो 16 में से ये माइनस करना था। अब मैंने आपको ये पूरा ब्रैकेट 8% बताया, तो 8% इंटू 1.7 प्लस 5%। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।